कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल और नामवर सिंह पर यह जो व्याख्यान आयोजित किया गया बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ममता रानी और कविता प्रकाशन के संपादक श्री अशोक कुमार गुप्त को साधुवाद देना चाहूंगी। आज हम यहाँ इन मूर्धन्य लेखकों को जब याद कर रहे हैं, मैं कृष्णा सोबती पे अपना वक्तव्य रखने चाह रही हूँ। कृष्णा सोबती, उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था और 25 जनवरी 2019 को उनका देहावसान हुआ 94 वर्ष की अवस्था में। अभी 2 दिन पहले जो 25 जनवरी बीता, पूर्ण काम होकर गई। 94 वर्ष की आयु लंबी आयु होती है और जितना कुछ वो करके गई वह उनका पूर्ण काम होना ही होता है। तो हिंदी जगत की कृष्णा सोबती हिंदी जगत की एक अप्रतिम कथाकार थी। सघन अनुभूति, प्रांजल और वैभवशील भाषा और पारदर्शी जीवन दृष्टि के साथ जब वे कथा संसार में आती हैं तो एक अलग लीक खींचती हैं। कृष्णा सोबती का लेखन विशिष्ट आभा से युक्त है। उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता उनके रचनाओं में भी दिखाई देती है। वे विशिष्ट आभा से युक्त हैं और वो अपनी एक अलग लकीर खींचती हैं। आगे चलकर उनकी परंपरा का अनुगमन भी नहीं दिखलाई देता। आज जब मैं कृष्णा सोबती को याद कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है अगस्त 2007 का वह दिन जब मैं कहूँ कि साहित्य में मैं उस समय बच्ची ही थी और न जाने किस साहस के वशीभूत मैं अपनी पुस्तक स्त्री चेतना के प्रस्थान बिंदु जब लिख रही थी तो मैं कृष्णा सोबती से मिलने पहुंच गई थी। मैं उनके सामने बिल्कुल बच्ची थी, लेकिन जिस आदर से उन्होंने और जितनी आत्मीयता से उन्होंने मुझसे बात की, मैं सचमुच धन्य हो गई। मेरे लिए वह दिन एक तीर्थ यात्रा के समान ही था। श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई उज्जवल गौर वर्ण की आभा, यूं लग रहा था जैसे हिमालय पर्वत अपनी संपूर्ण शीतल स्निग्धता, उज्जवल आभा और भव्यता के साथ मेरे सामने खड़ा हो। उनसे बहुत सारे विषयों पे बात हुई। यह आप याद करें कि यह 2007 नई सदी के आरंभिक वर्ष थे। स्त्री विमर्श, हिंदी की स्थिति, बदल रही सामाजिक राजनीतिक स्थितियां, इन विषयों पर बात मतलब मैं कहूँ कि वह साक्षात्कार कब आत्मीय बातचीत में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो जो कुछ बातें उन्होंने कही उसमें से जो कुछ बातें मुझे याद रह गई हैं। सबसे पहले स्त्री विमर्श की बात उठी तो स्त्री विमर्श के प्रति वे बहुत आशान्वित दिखी और स्त्री की बदलती दुनिया और उस दुनिया को रेखांकित करने वाले स्त्री रचनाकारों के प्रति वे संभावनाओं से भरी हुई दिख रही थी। और एक बात जो उन्होंने कही स्त्री के संबंध में कि पहले स्त्री को व्यक्ति तो बनने दें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बनने का सामर्थ्य, व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है नॉलेज होना। और हमने स्त्री की दुनिया को घर और रसोई तक सीमित कर दिया और तब हम उस पर आरोप लगाते हैं कि वो बाहर की दुनिया के योग्य नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कंप्यूटर है, मैं उसे नहीं चला पाती। आजकल के बच्चे चला लेते हैं क्योंकि मुझे उसकी शिक्षा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जब स्त्री को शिक्षा नॉलेज दी जाएगी, तकनीकी शिक्षा दी जाएगी तो वे स्वतः उन कार्यों को करने में भी दक्ष होंगी जो वो पहले नहीं करती आई हैं। वे सचमुच भविष्य बांच रही थी। हम देख रहे हैं हमारी नई सदी की जो दुनिया है, वे सभी पारंपरिक क्षेत्र जो पुरुषों के लिए नहीं, मैं कहूँ कि जो स्त्री के लिए निषेध माने जाते थे, चाहे वह कुश्ती का क्षेत्र हो, हॉकी का क्षेत्र हो, क्रिकेट हो, मुक्केबाजी हो, अंतरिक्ष हो और सेना हो, सब जगह स्त्रियां अपनी पहचान दर्ज कर रही हैं क्योंकि हम उन्हें शिक्षा देकर, नॉलेज देकर सामर्थ्यवान बना रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि स्त्री को समर्थ होने के लिए बहुत जरूरी है उसका आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना। बिना आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुए वह अपने
व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में या अपनी स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। और इसके साथ तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सिर्फ शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ अपने समय और समाज की सही परख होनी भी स्त्रियों को जरूरी है, तभी वे अपने आप को रख सकती हैं। अब उन्होंने अपने पात्रों के बारे में बातचीत मैंने उनके रचना प्रक्रिया और जो उनके पात्र हैं बिल्कुल अनूठे पात्र हैं। जब मैंने उन पर बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि अपने पात्रों को जानने के लिए मैं बहुत नीचे तक उतरती हूँ और मैं उनकी भाषा में उनकी बात को रखती हूँ। कृष्णा सोबती के रचना में भाषागत जो वैविध्य है जिसकी चर्चा हमारे पूर्व के वक्ता राकेश रेणु जी कर रहे थे, तो वो कहती है कि मैं उसके लिए नीचे तक उतरती हूँ और उनकी भाषा में उनकी बात करती हूँ। मैं कोई निर्दिष्ट कथा की रेखा लेकर नहीं जाती और विचार भी मेरे रचना प्रक्रिया के दौरान ही बनते हैं। तो ये सारी चीजें जब इस बातचीत को जब मैं आपके सामने रख रही हूँ तो आप देखेंगे कि इस बातचीत के आलोक में हम कृष्णा सोबती की रचनाओं को सही ढंग से समझ सकेंगे। जब भी मैं कृष्णा सोबती की रचनाओं पर विचार करती हूँ तो मुझे उनकी कही हुई ये बातें आती हैं और उसके आलोक में मैं उन्हें ज्यादा अच्छे ढंग से उनका विश्लेषण कर पाती हूँ। कृष्णा सोबती बहुत प्रतिष्ठा भी उन्होंने हासिल की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, शला का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह सब उनकी रचना धर्मिता का सम्मान था। उनकी रचनाओं को हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। हालांकि दोनों कथा है पर कथा के दो रूप है, एक कहानी और एक उपन्यास। जब कहानियों की बात आती है तो कुछ कहानियां मस्तिष्क में उभरने लगती हैं। उनके कहानी संग्रह का नाम, पहला कहानी संग्रह जो था उसका नाम था बादलों के घेरे। बादल भुआनी का पर्वतीय इलाका है, बादल वहाँ घने बादल आते हैं, पहाड़ी घिर जाती है और फिर वो बादल सरक कर फिसल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो कृष्णा सोबती की कहानियां भी ऐसे ही सघन बादलों की तरह आती हैं, मस्तिष्क को छा जाती हैं और फिर वो चली जाती हैं। कहानी का संसार उपन्यास के संसार से छोटा होता है, वो बरस जाने वाले बादलों की तरह नहीं होता, सरक जाने वाले बादलों की तरह होता है। तो आज जब मैं कृष्णा सोबती की चर्चा कर रही हूँ मुझे याद आ रही है उनकी कहानियां। बादलों के घेरे, अभी उसी दिन तो, दादी अम्मा, बदली जो बरस गई, सिक्का बदल गया। ये सब कहानियां उनकी यादगार कहानियां हैं। वैसे तो लिखा उन्होंने बहुत कुछ है और बहुतों को बहुत दूसरी कहानियां भी अच्छी लग सकती हैं। आप उनके कथा लोक पर, कहानी लोक पर दृष्टि डाले तो उस कहानी का वैविध्य जो अनुभव जगत है वो दोहराव नहीं है उनमें, उसमें बहुत वैविध्य है। अलग अलग क्षेत्रों से वो अपनी कहानियों को उठाती हैं। बादलों के घेरे उनकी बिल्कुल आरंभिक कहानी है, तब जब टीबी का इलाज नहीं हुआ था। सेनिटोरियम, भुआनी में सेनिटोरियम हुआ करता था जहाँ यक्ष्मा के मरीजों को रखा जाता था। एक युवक वहाँ भर्ती होता है, विगत के दिनों को याद करता है और वह यंत्रणा क्या होती है, बीमार पड़ के सफेद चादर पे पड़े पड़े सिर्फ बाहर के दृश्यों को देखना, विगत को याद करना, अपनी भुजाओं को, दुर्बल हो गई भुजाओं को देखते हुए याद करना कि ये भुजाएं कभी कितनी बलिष्ठ हुआ करती थी। उसकी पत्नी बच्चों के साथ आती है थोड़ी देर के लिए मिलकर और फिर वो दूर पगडंडी में अदृश्य हो जाते हैं और वह बिछावन पर चटपटाता रह जाता है। बहुत ही संवेदनापूर्ण और भावुक कर देने वाली कहानी है। आज हम वृद्ध विमर्श की भी चर्चा करने लगे हैं, लेकिन उसका सबसे आरंभिक रूप भी मुझे कृष्णा सोबती की कहानियों में देखने को मिलता है। अभिधा में ही मेरा एक आलेख भी प्रकाशित हुआ था, बुजुर्ग विमर्श की समर्थ लेखिका कृष्णा सोबती। 2-3 कहानियां उनकी बहुत अद्भुत है। मैं उन्हें अद्भुत इसलिए कहती हूँ कि बिल्कुल सराबोर करने वाली कहानियां हैं। उन कहानियों को आप पारंपरिक निकष पे नहीं कर सकते। बिल्कुल सघन संवेदना का सघन संवेदना जो है
वो आपको भिगाती हुई चलती है, और जब आप निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि आप पूरी तरह उसमें भीग चुके हैं। कहानी है दादी अम्मा। दादी अम्मा जो कभी दुल्हन बनकर दहलीज पर उतरी थी, उनकी बुआ सास ने उनका स्वागत किया था। धीरे धीरे उनके बच्चे होते हैं, बेटों की जब शादियां होती हैं तो अपने बहू का वो स्वागत करती है, और बहू का जो बच्चा होता है तो फिर वो पिछवाड़े में स्वेच्छा से रहने चली जाती है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को, मतलब उनके पोतों को और जगह मिल सके। और वो पीछे उसी कमरे में चली जाती है जिसमें कभी उनकी बुआ सास रहा करती थी। और फिर उनके पोतों की शादी होती है और उनकी बहुएं सास बनती है। देखिए, ये सास और बहू का जो मामला है ना, इसे हम विशुद्ध रूप से स्त्री विमर्श के निकष पे कसते हैं, और सास और बहू के रिश्तों की जो व्याख्या करते हैं या जिसे आते हैं, आप सभी परिचित हैं। पर मैं इसकी एक संक्षिप्त व्याख्या इन शब्दों में करना चाहूंगी कि सास और बहू का संबंध, सास और बॉस में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता। तो तो इसलिए बता रही हूँ कारण क्या है। तो जो बॉस जो होता है वो नहीं चाहता कि उसके नीचे जो उसके कर्मचारी है उसके ऊपर हावी हो जाए। यही बात सास के साथ भी हुआ। वहाँ जो अधिकार क्षेत्र था वही उनका कर्तव्य क्षेत्र था ना। जब तक स्त्रियों की दुनिया घर के अंदर थी तब तक ये टकराव होते रहे। अब जब स्त्रियां समर्थ हो रही हैं, उनकी पहचान बाहर बन रही है, तो अंदर ये टकराव जो है कम होने लगे हैं। इसके किंतु यह थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, मैं इस पे बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगी। अभी बात हो रही थी कृष्णा सोबती स्त्रीवादी रचनाकार हैं। उनके पात्र स्त्रियां हैं, बड़ी तादाद में स्त्रियां हैं, पर कृष्णा सोबती का स्त्री विमर्श जो है वह बिल्कुल अलग है। वह घोषित स्त्री विमर्श के नारों से बिल्कुल अलग है। मैं जो अभी बात कर रही थी कि व्यक्ति बनने दो, तो ऐसे समय में कृष्णा सोबती आती हैं जब स्त्री लेखक जो है द्वंद्व में ग्रस्त थी। उस समय सशक्त पात्रों के साथ कृष्णा सोबती आती है, अपनी पात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो सशक्त पात्रों के स्रष्टा के रूप में कृष्णा सोबती का योगदान जो है वह ऐतिहासिक महत्व का अधिकारी है। तो अभी मैं उस कहानी की चर्चा कर रही थी। दादी अम्मा वृद्ध हो गई हैं, घर का आधिपत्य बहू के पास आ गया है, वो चिड़चिड़ी हो गई हैं और बार बार जाके किसी न किसी बहाने टोकती हैं, गहने इतने हल्के क्यों बनवाए, ऐसे कर दो। लेकिन दादी माँ के सुझाव की जरूरत किसी को नहीं रही। जैसे आजकल के बेटे बहुओं को गूगल के जमाने में किसी सुझाव की जरूरत नहीं है, उसी तरह। और लोग उस पर हंसते हैं, वो बैठे बैठे सो जाती है, कमजोर हो गई है, उनकी सो जाती है, उनकी आंखों में पुराने दृश्य बार बार आ जाते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। और फिर एक दिन वो बिस्तर पकड़ लेती हैं। वही बहू जो उनके ऊपर चिड़चिड़ा उठती थी, नाराज हो जाती थी, उनके बार बार टोकने पे जवाब दे दिया करती थी, जिससे सास को, मतलब दादी अम्मा को खराब भी लगता था। जैसे ही पता चलता है कि 2 बेर से उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो फौरन उसके पास जाती हैं, अपनी तीनों बहुओं को बुलाती हैं, अंतिम समय तक उसकी सेवा करती हैं। वो गुजर जाती हैं, उनकी सास को, मतलब वो बहू जो है दादी अम्मा की बहू, वह भी रोती है, घर को रिक्तता का आभास होता है। पिछवाड़े जो पीपल का पेड़ है, उन्हें लगता है कि दादी इस पीपल के पेड़ में उनके आशीर्वाद, उनका अस्तित्व जो है बिखर गया है। आप देखिए, कहीं किसी के प्रति प्रतिरोध का स्वर नहीं है, आक्रोश का स्वर। जिंदगी बिल्कुल सहज भाव से उपलब्ध है, जैसे आम घरों में घटित होता है, बिल्कुल उसी रूप में। उसी तरह उनकी एक कहानी है। अभी उसी दिन तो विधवा माँ है, नया वर्ष है, बेटे और बहुए बच्चों के साथ बाहर चले जाते हैं। यह बिस्तर पर पड़ी हुई अपने उन सुखद दिनों को, पति के बाहों में गुजारे हुए दिनों को याद करती है। करते करते वो सो जाती है। उसे लगता है कि सब सारे लोग उसे भूल गए हैं। कंधे पर जब हल्का सा वजन पड़ता है तो आंखें खोलती है तो देखता है कि बेटा, आवाज आती है कि बच्चे और बहू के सीढ़ियों पर आवाज आती है। वो समझ जाती है कि सब लोग आ गए हैं, किसी को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। वो सो जाती है, उन्नीदी हो जाती है। कंधे पर हल्का सा वजन पड़ता है, आंख खोलती है तो बेटा उनके ऊपर झुका हुआ है,
उनकी आंखें भर आती हैं, बेटे को वो आलिंगन में ले लेती हैं। बिल्कुल छोटी सी घटना, लेकिन एकदम भावुक कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल स्वाभाविक है, व्यस्त हो रहे जिंदगी में हम अक्सर युवाओं को दोष दे देते हैं कि वे अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन एक परिवार का जो रिश्ता है वह सचमुच क्या टूट पाता है, कहीं ना कहीं तो वो आता है बदकर। और अब मैं इसी तरह और भी कहानियां हैं। बदली जो बरस गई, अपनी जीवन की यातना से तंग आकर एक स्त्री अपनी छोटी बच्ची के साथ सन्यासी के आश्रम में चली जाती है। बेटी बड़ी होती है, किशोरावस्था में होती है, उसे वो वैराग्य का जीवन नहीं पसंद है। वो संपूर्ण अत्याचार, उसकी जो दादी अत्याचार करती थी, उसके बावजूद एक दिन वो घोषणा करती है कि मैं अपनी दादी के पास जाऊंगी, और वो चली जाती है। आश्रम के जो गुरु हैं बहुत उदास मन से माँ बैठी हुई है कि मैंने उसे जो सिखाया था उसने माना नहीं। उन्होंने बड़े स्वाभाविक ढंग से उसको जवाब देते हैं कि तुम चिंता मत करो, बदली थी बरस गई। तो ये सारी कहानियां, लेकिन अंतिम जो कहानी की मैं चर्चा करना चाहूंगी, सिक्का बदल गया। आप सब ने उसे इस कहानी को पढ़ा होगा। विभाजन पे बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं, खून से सनी हुई कहानियां, दर्दनाक कहानियां, भागते हुए लोग, लेकिन यह कहानी जो है बिल्कुल अलग कहानी है। रक्तपात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ शाहनी जो है उसके माध्यम से विभाजन की एक अलग तस्वीर हमारे सामने है। विभाजन जमीन पे लकीर खींचता है, विभाजन रक्त बहाता है, छत विच्छत करता है हमारे शरीरों को, हमारे घरों को, हमारी धरती को, लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं वह मन पर भी लकीर खींचता है और मन को भी छत विच्छत करता है। सब कुछ वही है। शाहनी जिस दहलीज पर बहू बनकर आई थी, जिस घर में, जिस मकान में वह आधिपत्य के साथ रहती थी, आज उसे कहा जा रहा है कि उसे छोड़ के चली जाओ। और वह बार बार मुड़ कर देखती है कि उसने क्या गलती की, उसे यह सब कुछ। और इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, जब शाह भी नहीं है, वह नई जिंदगी कहाँ से शुरू करेगी। वह जाना चाहती है, लेकिन उसका स्वाभिमान आता है कि नहीं, मैं रोकर विदा नहीं होंगी, मैं शान से जाऊंगी। वह जाती है। दरोगा जो है उसी गांव का है, जो कि उसे पूरे गांव भर के लिए शाहनी ने बहुत कुछ किया था। तो दरोगा जो है वह कहता है कि शाहनी जाते जाते सबको आशीष तो देती जाओ। शाहनी भरे गले से सबको आशीषती है। पूरा गांव, मैं इस कहानी को जब भी अंत तक पहुंचती हूँ मैं सचमुच भावुक होती हूँ। पूरा गांव रो पड़ता है और सब कहते हैं कि शाहनी, जो भी हम लोगों ने गलत बुरा भला किया उसे माफ कर दी जाना। लेकिन शाहनी के प्रति सारे रिश्ते वही है, सारे गांव वाले उसका आदर करते हैं, पर चीजें कितनी बदल गई हैं। कोई एक व्यक्ति आके नहीं कहता कि शाहनी आप रुक जाओ, हम आपकी देखभाल करेंगे। तो ये सिक्का जो है बदल जाता है। तो ये जो अविस्मरणीय कहानियां हैं, अब इनकी ये एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ जाती है। आज के दौर में जब प्रतिरोध को कहानी का मूल तत्व माना जाता है, प्रतिरोध के बिना कहानी को, प्रतिरोध को एक ऐसा निकष मान लिया गया है कि जिसपे अगर कोई कहानी नहीं उतरती है तो हम उसे सफल कहानी नहीं मानते। मेरी दृष्टि में सारी, अगर हम कृष्णा सोबती ही नहीं, हम हिंदी की कहानियों को भी यदि स्मरण करें, तीसरी कसम से लेकर रसप्रिया, उसने कहा था से लेके जितनी कहानियों को हम स्मरण करें तो उनमें हमें संवेदना का एक सघन संसार दिखलाई देगा। कहानियां हमेशा प्रतिरोध नहीं होती। साहित्य जो है वह जीवन में जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी सराहनीय है, जो हमें अधिक मानवीय बनाता है, उसको भी सहेजने का काम साहित्य करता है। और इसलिए हमारी यादगार कहानियां वे हैं जहां जीवन का यह सत्य और सुंदर शामिल है। प्रतिरोध को हम, ऐसे तो प्रतिरोध पे बहुत लंबी बहस हो सकती है, मैं उसे यहाँ छोड़ रही हूँ, लेकिन यह जरूर है कि चाहे वह प्रतिरोध हमें दिखे ना दिखे, रोना या लिखना ये प्रतिरोध की दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम होता है। तो कृष्णा सोबती में भी उनकी स्त्रियां कमजोर नहीं है, लेकिन वह प्रतिरोध जो है वह अस्मिता की आवाज बनकर, अस्मिता का एक पक्ष बनकर उपस्थित होता है। उनके उपन्यासों को याद करते हुए कुछ चरित्र हैं जो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। पाशो, सुमित्रावंती, महक बानो, कुटुंब मानो, छन्नो, आरण्या। पाशो
डार्क के बिजली उनका उपन्यास की पात्र है। वो एक पीरियडिकल उपन्यास है। 18वीं शताब्दी के कथा को लिखा गया है। उसमें पाशो उस उपन्यास में स्त्री यंत्रणा और हाहाकार का संसार है और उसको चित्रित करती है वो इन शब्दों के साथ कि एक बार स्त्री जब डार से बिछड़ती है तो उसका जीवन कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। पर पाशो भी एक कमजोर, वह सहती है बहुत कुछ, लेकिन वो कमजोर व्यक्ति बनकर नहीं रह जाती। वह विरोध करती है। मामा मामी के घर से भागना भी उसका विरोध ही था। यह अलग बात है कि उस दौर में उसके पास स्वावलंबन की राह नहीं थी और वह यंत्रणा की शिकार होती है। इसके बाद हम आते हैं सुमित्रा मंथो, जिसे हम मित्रों मर्दानी के रूप में जानते हैं। और हम जानते हैं कि कैसे मित्रों का लोक जो है, मित्रों का चरित्र किस तरह का है। राजेंद्र यादव इसके बारे में, बस मैं खत्म करूंगी। राजेंद्र यादव इसके बारे में कहते हैं कि परंपरागत समाज में मित्रों एक साक्षात गाली या गोली की तरह है। देखिए, सुमित्रा मंथो मित्रों के पास स्त्री आकांक्षाओं का, मित्रों के माध्यम से कृष्णा सोबती ने स्त्री आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का संसार हमारे सामने रखा है। उन आकांक्षाओं का जिसे हम आमतौर पे जिसको स्वीकार नहीं करते रहे हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि देह सुनीता की, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास सुनीता की सुनीता में भी है और देह दादा कॉमरेड की शैल के पास भी है, जिसे वो दोनों उघाड़ती हैं। पर उसके रचनाकार पुरुष है, इसलिए उसमें और मित्रों के उभरने में फर्क है। मित्रों के पास अपनी इच्छा है, नियति है, लेकिन उसके पास एक विवेक चेतना भी है जो उसे माँ के दरवाजे से लौटा आती है। वो पुनः पति के पास लौट आती है। मैंने कृष्णा सोबती से पूछा था कि ठीक है, मित्रों जिस राह पे माँ के पास जाके जिस राह पे जा रही थी वह एक मुकम्मल राह नहीं थी, पर मुक्ति की कोई एक और राह भी तो हो सकती थी। लेकिन कुछ सवाल समय की परिधि में बंधे होते हैं, उनका जवाब नहीं होता। और पात्र है रत्तो, जो बलात्कार की शिकार होती है और उसके जीवन, वो बचपन में बलात्कार की शिकार होती है, उसे मजाक उपहास झेलना पड़ता है। फिर आगे चल के उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं, एक एक कर सबको इनकार करती जाती है। ऐसा नहीं, आज के स्त्रीवादी जो विवाह संस्था को बिल्कुल दुश्मन नकार देते हैं, रत्तों में ऐसा नहीं है। वह रसोई को, सुंदर रसोई को घर सुंदर रसोई की आकांक्षी है। वह किसी पुरुष के प्यार की, आत्मीय स्पर्श की आकांक्षी है, लेकिन हर पुरुष को वो इनकार करती जाती है, इसलिए कि कोई उसकी अस्मिता को स्वीकार नहीं करता है। किसी की दृष्टि उसके लोलुप शरीर पे है, कोई उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो नकारती है और पास जाती है तो दिवाकर के पास, जो उसको स्वीकार करता है। दिवाकर विवाहित है, वो अपने नैतिक बोझ से दिवाकर के पास समर्पित तो होती है रत्तो, लेकिन फिर उसके जीवन से हट जाती है। तो आप देखें, बहुत से पात्रों की बात है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं महत्व पानो चुनना। कृपा शंकर, अब मैं बताऊं, हाँ, और कृष्णा सोबती के स्त्री विमर्श को इस तरह भी आप समझिए कि एक तो वहाँ स्त्री अस्मिता है, स्त्री वहाँ व्यक्ति बनकर पहली बार उपस्थित होती है, और दूसरी तरफ वहाँ कोई नकार नहीं है, चाहे वह विवाह संस्था हो, चाहे वह पुरुष हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पितृसत्ता की साजिशों को वो नहीं समझ रही है। दिलो दानिश में पितृसत्ता की एक एक साजिश का वो खोल कर हमारे सामने रख देती हैं। कृपा शंकर का वसीयत है, जिसमें अपनी बहन के लिए और जिस स्त्री के साथ, मतलब जिसे हम रखेल कहते हैं, जीवन गुजारा, उनके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मठ के महंत के लिए, बउआ जी के छोटे भाई के लिए, सारे लोगों के लिए जगह है, लेकिन अपने बहन के लिए उस वसीयत में कोई जगह नहीं है। तो कृष्णा सोबती जीवन से भरी हुई व्यक्ति की, रचनाकार की, वो कहती है कि सुख है क्योंकि हवा है, पानी है, उड़ते हुए मेघ है, हरियाली है और तन में धड़कती सांस है। ऐ लड़की भी एक बहुत महत्वपूर्ण लंबी कहानी है उनकी, और उसमें दो स्त्री के द्वंद्व को दिखाया गया है। पुरानी पीढ़ी जो वृद्धा है, अंततः अपनी बेटी के एकाकी जीवन को स्वीकार कर लेती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी
के मतलब तुम किसी के अधीन नहीं रहोगी, अपनी आवाज बनकर आओगी। वो कहते हैं उन्हें अच्छा लगता है नम ओस से भीगी हुई घास, आकाश टहनियों पर खिले हुए फूल, तो जीवन से भरी हुई रचनाकार हैं। तो आज उन्हें हम याद कर रहे हैं, उनकी रचनाओं को और उनके उस अप्रतिम योगदान को हमें बार बार याद करने की जरूरत है। धन्यवाद।